मैं डॉक्टर सीमा चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक गुरुकुल महिला महाविद्यालय। तो बच्चों, आज हम फिर से प्रस्तुत हैं एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है सामाजिक गतिशीलता, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक। सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि गतिशीलता क्या है। गतिशीलता का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन, जैसा कि हम सब कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी तरह समाज में भी गतिशीलता होती है, समाज में भी परिवर्तन होता है। अब समाज क्या, जहाँ हम सब निवासरत हैं, जो हमको मनुष्य से, जो हमें पशु से मनुष्य बनाता है। प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो एक पशु के समान ही होता है। समाज में रहकर हम शिक्षित होते हैं, समाज में रहकर हम एक नियमों में रहकर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो हमारा जो समाज है उसमें जो गतिशीलता होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं, वही है सामाजिक गतिशीलता, समाज में परिवर्तन। तो देखिए, कोई भी समाज हमेशा एक जैसे नहीं रहता। अगर समाज एक जैसे होता, उसमें गतिशीलता नहीं होती, तो हमारी जो जीवनचर्या है, हमारा जो रहन सहन है, वो भी एक जैसा रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज क्या है, एक गतिशील प्रतिमान है, समाज स्थिर नहीं होता, इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। एक व्यवस्था के विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारणों के कारण इसमें परिवर्तन होता है। उस व्यवस्था का स्थान धीरे धीरे दूसरी व्यवस्था ले लेती है। कोई एक व्यवस्था चल रही है, उसके अनुरूप समाज में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब ये व्यवस्था बदलती है तो समाज दूसरा रूप धीरे धीरे उसकी जगह दूसरी व्यवस्था लेने लगती है। समाज के समान ही उसकी संस्कृति एवं सभ्यता भी गतिशील होती है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। संस्कृति हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, लेकिन क्या होती है, हमारी संस्कृति लचीली है। हम उसमें नई चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं, और पुरानी कुछ चीज़ें जो समाज के द्वारा त्याज्य हो जाती है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, परिवर्तनशील है, और हमारी संस्कृति लचीली है। हम नई चीज़ों को भी अपनी संस्कृति में क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो नई चीज़ें जो संस्कृति में जुड़ जाती हैं उसको हम नवाचार कहते हैं। जहाँ हम नए आचार, नए व्यवहार, नए रहन सहन, नए रीति रिवाज जोड़ लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो नवाचार कहलाता है। तो संस्कृति क्या है, हमारे रीति रिवाज, हमारे रहन सहन, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, जो कि सदा स्थिर या एक समान नहीं होती, बदलती रहती है। तो समाज की तरह संस्कृति एवं सभ्यता भी क्या होती है, गतिशील होती है। एक युग की संस्कृति एवं सभ्यता में परिवर्तन होता है और दूसरा युग प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार गतिशील समाज, संस्कृति एवं सभ्यता की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। मतलब एक समाज जो है उसका परिवर्तित होते रहना, परिवर्तनशील होना एक संस्कृति एवं सभ्यता की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, वो होता ही है, परिवर्तन होगा ही। गतिशीलता ही समाज, संस्कृति एवं सभ्यता को जीवन प्रदान करने वाली प्राणवायु है। प्राणवायु है, जैसे कि हम वायु के बिना हम वायु के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, उसी तरह कोई समाज जो है बिना परिवर्तन के स्थिरता में वो जीवित नहीं रह पाएगा। परिवर्तन होते जाएगा तो उसमें लोग जो है अपने जीवन को और सुचारू रूप से और अच्छे से चला सकते। प्रत्येक समाज की अपनी एक पहचान होती है, प्रत्येक समाज के संस्कृति की अपनी पहचान होती है। भारतीय समाज अत्यंत प्राचीन है। हम सभी को पता है कि हमारा भारतीय समाज, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये बहुत प्राचीन है। उसी संस्कृति का इतिहास इतना प्राचीन है, प्राचीनता के साथ साथ निरंतरता भारतीय समाज एवं संस्कृति का एक उत्कृष्ट लक्षण है। कई संस्कृतियाँ एवं सभ्यताएं जन्म लेकर इतिहास में विलीन हो गई। हमने देखा कई सभ्यताएं आई गई, कई संस्कृतियाँ आई गई, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो अनवरत उसी तरह चलती रही। भारतीय संस्कृति, समाज एवं संस्थाएं आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, परंतु इस निरंतरता में जड़ता नहीं रही, स्थिरता नहीं रही, परिवर्तित होते रहा। भारतीय समाज वैसा का वैसा है, लेकिन कैसा है, परिवर्तन के साथ है। जो जड़ें हैं उसको हमने खोई नहीं, वो बदली नहीं, पर इसमें कोई जड़ता नहीं थी, ऐसी निरंतरता थी जो समाज के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल है, ग्रहणीय है।
परिवर्तन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, गतिशीलता स्वाभाविक है। भारतीय समाज में, उसकी संस्कृति में, उसकी सभ्यता में भी परिवर्तन हुए हैं। कई विदेशी संस्कृतियों ने भारत में प्रवेश किया। आपने देखा कि कई बाहरी संस्कृति आई, बाहरी आक्रमण हुए, लोगों ने हमारे देश में राज किया और वो चले गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आज हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने समाज को बनाए हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन है समाज में, इसी को ही हम कहते हैं गतिशीलता। तो समाज जिस तरह से था और धीरे धीरे उसमें जो परिवर्तन होते जाता है, ये सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। और समाज कौन बनाता है? लोगों का समूह। हम सब मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो जब हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति बदलती है तो हमारी सामाजिक प्रवृत्ति, हमारी सामाजिक प्रकृति भी बदलती है। तो इस तरह परिवर्तन जो होता है वो गतिशीलता कहलाती है। और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता समाज के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं भारतीय समाज में गतिशीलता को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला प्राचीन काल है, फिर मध्यकाल है और आधुनिक काल है। आपके पाठ के विषय के अनुसार हम भारतीय समाज को 3 भागों में बांटकर इस तरह से इसका अध्ययन करते हैं कि हमारे प्राचीन काल की सभ्यता कैसी थी, हमारा मध्यकाल कैसा था और हमारा आधुनिक काल कैसा था। हमें अपने समाज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना, पूर्ण रूप से ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें अपने ही समाज के प्राचीन काल का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे उसको कहीं पर प्रेजेंट कर पाएंगे, हम अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने समाज को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो आप प्राचीन काल का अध्ययन हम करते हैं अब, और देखते हैं कि हमारा जो स्वर्णिम भारत था वो कैसा था प्राचीन काल में। भारत का इतिहास कैसा था, प्राचीन समय में यहाँ की व्यवस्था कैसी थी। वैसे भी साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो किसी भी साहित्य को पढ़कर हम उस समाज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, चाहे वो बीता हुआ समाज ही क्यों ना हो। उस समाज के बारे में अगर हमें कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो हम क्या करते हैं, उसके साहित्य को पढ़ते हैं। तो साहित्य इसलिए समाज का दर्पण होता है। तो इस प्राचीन काल के साहित्य को पढ़कर हम समझते हैं कि हमारा भारत प्राचीन काल में कैसा था, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, भारतीय समाज का प्राचीन युग वेदों एवं पुराणों का युग रहा। आध्यात्मिकता प्रधान यह युग भारतीय समाज का स्वर्णिम युग था। वैसे भी हम कहते हैं कि प्राचीन काल जो था वो भारतीय समाज का स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम युग था। क्यों स्वर्णिम युग था, क्यों स्वर्णिम काल था? क्योंकि इस युग में भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार आदि यहाँ की पहचान थे। सामूहिकता की भावना पर आधारित थी यहाँ की संयुक्त परिवार प्रणाली। विवाह एक संस्कार माना जाता था। गुण कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था समाज का आदर्श थी। अब ये गुण कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था क्या होती है? वर्ण व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्थाओं में हम बटे हुए हैं। तो गुण कर्म मूलक, गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में हमारा भारतीय समाज बटा हुआ था कि जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो युद्ध कला में निपुण है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार में निपुण है वो वैश्य है। तो इस तरह से जो गुण, जो कर्म व्यक्ति का होता था, उस हिसाब से वर्ण व्यवस्था में वो बटे हुए थे। जाति के अनुसार वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो ये गुण कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था हम इसी को कहते हैं। जीवन को व्यवस्थित रूप से व्यतीत करने के लिए आश्रम व्यवस्था थी कि हमें कब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, कब वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, कब एक मनुष्य का जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित था कि बाल्यकाल में गुरुकुल में शिक्षा लेना, फिर अपने गृहस्थ जीवन की ओर ध्यान देना, फिर हमको वानप्रस्थ कर लेना, फिर समाज सेवा करना। इस तरह से जीवन जो है सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से आश्रम में बटा हुआ था। इसके बाद धर्म सम्मत जीवन व्यतीत कर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना पुरुषार्थों का प्रावधान था। धर्म की मार्गदर्शक तत्व के रूप में प्रधानता थी। नैतिकता जीवन का लक्ष्य थी एवं कर्तव्यों का पालन जीवन का उत्कृष्ट मार्ग था। इस युग का समाज समता का समाज था, समानता का समाज था। ऊंच नीच, भेदभाव, ऐसी कोई भी चीज़ हमारी भारतीय समाज के प्राचीन समय में नहीं थी। जो संपन्न था वह अपनी संपत्ति का संरक्षक मात्र था। परहित एवं लोक कल्याण ऐसे संरक्षकों का नैतिक कर्तव्य हुआ करता था। इसीलिए गरीबी भी उस समय इतनी ज़्यादा
नहीं थी जिस हिसाब से हम आज देखते हैं। तो लोग नैतिकता के अनुसार अनुसरण करते थे, धर्म के अनुसार अपने जीवन का अनुसरण करते थे और लोक कल्याण की भावना के साथ जीते थे। तो ये हमारे भारतीय प्राचीन समाज का एक परिचय है, ये हमारे भारतीय प्राचीन समाज का स्वरूप है। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। फिर एक सबसे बड़ी समस्या जो हम देखते हैं कि लोग बाहर लोग कहते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। नहीं, हमारा प्राचीन समाज, आप कोई भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, यहाँ महिला और पुरुष में कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था। इस युग में महिलाओं को समान अधिकार एवं सम्मान प्राप्त था। महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर विदुषी बनती थी, वह सहधर्मचारिणी थी, अपनी गृहस्थी की साम्राज्ञी थी, उनकी राय का सम्मान होता था। इस युग में बाल विवाहों की प्रथा नहीं थी, सती जैसी घिनौनी प्रथा इस युग में नहीं थी, निर्णय करने की शक्ति एवं अधिकार महिलाओं के पास थे। तो सबसे बड़ी बात जो हम आगे चलकर हम मध्यकाल में पढ़ेंगे कि कैसे समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, लेकिन आप प्राचीन काल का स्वर्णिम काल देखिए, जहाँ नैतिकता और धर्म के अनुसार लोग जीवन अनुसरण करते थे और महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत अच्छी हुआ करती थी। आप पुराना इतिहास भी देखिए, महिलाएं यज्ञ कराती थी। तो यज्ञ कैसे कराती थी? जब वो पढ़ी लिखी थी तभी यज्ञ कराती थी, उनमें समानता का भाव था। आप पुरानी मूवीज़ देखते हैं, आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तब आप उस समय इस तरह महिला पुरुष का कोई भेद नहीं देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने में उनके साथ कोई भेदभाव किया गया हो या इस तरह की कोई अंतर हम प्राचीन समय में नहीं देखते। अब हम देखते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। अभी तो हमने देखा सामाजिक व्यवस्था थी, फिर हमने देखा कि लिंग भेद नहीं था। सामाजिक व्यवस्था में देखा कि वर्ण आश्रम था, पुरुषार्थ था, गुण कर्म मूलक व्यवस्था थी। फिर हमने देखा कि नैतिकता थी, लोक कल्याण की भावना थी। फिर हमने देखा कि उसमें किसी तरह से भेदभाव नहीं था, महिलाओं को बराबर शिक्षा का अधिकार था, महिलाएं विदुषी हुआ करती थी, अपने घर की साम्राज्ञी थी, उनकी बातों का सम्मान होता था, उनकी राय लिया जाता था काम में। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजा यद्यपि वंशानुगत उत्तराधिकारी होता था, राजा वंशानुगत होता था कि राजा के मरने के बाद राजा का बेटा राजा बनता था, परंतु वह निरंकुश नहीं होता था, वह शासन नहीं करता था, वह प्रजा का पालक था, प्रजा की राय का सम्मान करता था। राजनीति में भी धर्म की प्रधानता थी। नैतिकता राजनीति का गुण थी। नैतिकता क्या है? राजनीति की गुण थी। जब तक मनुष्य के अंदर नैतिकता होती है, धर्म होता है, अध्यात्म होता है, तब तक हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेते जो समाज के लिए अच्छा ना हो, जो समाज के लोगों के लिए अच्छा ना हो। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते। एक मनुष्य होकर भी अगर आप सोचते हैं तो जब तक हमारे अंदर अध्यात्म है, नैतिकता है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। तो उसी तरह राजा जो थे वो धर्म के अनुसार, नैतिकता के अनुसार राजनीति किया करते थे। वे अपने प्रजा के पालक होते थे, वे निरंकुश नहीं होते थे। सामाजिक संगठन का आधार धर्म था। जहाँ धर्म होता है वहाँ नैतिकता जरूर होगी। सामूहिकता एवं पारस्परिक सहयोग सामाजिक संगठन के दो प्रमुख तत्व थे। तो इस तरह से यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी और ये हमारा भारतीय समाज का जो प्राचीन युग था वो प्राचीन काल जो है स्वर्णिम युग कहलाता था भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज का। अब ये समाज प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर अग्रसर होता है, परिवर्तित होता है, गतिशील होता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सामाजिक गतिशीलता, तो प्राचीन काल के बाद हम कहाँ प्रवेश करते हैं? मध्यकाल में। अब हम मध्यकाल की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था देखते हैं कि कैसे भारतीय समाज स्वर्णिम युग से किस संरचना की ओर अग्रसर हुआ। वैसे मध्यकाल, यह काल उत्कृष्ट भारतीय समाज की संरचना के पतन का काल था। मध्यकाल की व्यवस्था को अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी, तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल भारतीय समाज के पतन का काल था। एक ओर राजपूत राजाओं का आधिपत्य स्थापित हुआ, दूसरी ओर पुरोहितवाद का फैलाव हुआ।
दूसरी ओर विदेशी आक्रमणों ने भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर कुठाराघात करना प्रारंभ किया। मतलब लोगों का बाहरी आक्रमण हुआ तो यहाँ के लोगों के साथ जब हम गुलाम हो जाते हैं या हमारे देश में कोई दूसरे आक्रमण कर लेते हैं, तब हमारी बहुत सारी हमें जो बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गुण कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था के स्थान पर क्या हो गया? जाति प्रथा का विस्तार हो गया। अब यहाँ पर गुण और कर्म के अनुसार किसी को वर्ण व्यवस्था नहीं मिलती थी, अब जाति के अनुसार वर्ण व्यवस्था मिलने लगी कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर पैदा हुआ तो क्षत्रिय, वैश्य के घर पैदा हुआ तो वैश्य। गुण कर्म मूलक व्यवस्था यहाँ से खत्म हो गई। मुक्त वर्ण व्यवस्था का स्थान अनेक प्रतिबंध लगाने वाली जाति प्रथा ने ले लिया। पुरोहितवाद के विस्तार के कारण कई कर्म कांडों एवं पाखंडों को समाज ने अंगीकार कर लिया। जहाँ प्राचीन काल में हम देखते हैं कि धर्म, आध्यात्म और नैतिकता थी, तो आगे जाकर लोग धर्म और कर्म कांडों के नाम पर भोली भाली जनता को डराने लगे। अब यहाँ पर देखिए कि एक शिक्षित समाज किस तरह से अशिक्षित होता चले गया। समाज में व्याप्त सामूहिकता एवं लोक कल्याण की भावना पर आधारित समाज संरचना को छत-पिछत कर दिया। कई प्रकार के जातिगत प्रतिबंध लग गए। परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट और खुले समाज को एक बंद समाज बना दिया। इसका कारण क्या था? बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण जब हुआ तो महिलाओं की स्वतंत्रता छीन ली गई। पर्दा प्रथा को समाज ने अंगीकार कर लिया। सधर्मचारिणी एवं गृह स्वामिनी को लगभग दासी बना दिया गया। महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लग गया। उन्हें पूर्ण रूप से पुरुष पर आश्रित बना दिया गया। बाल विवाहों की प्रथा प्रारंभ हो गई। सती प्रथा का जन्म हुआ। विधवाओं को अनादर का सामना करना पड़ा। जाति बंधन अत्यंत कठोर हो गए। अस्पृश्यता ने जन्म ले लिया। फलस्वरूप सदियों से समाज का एक वर्ग क्या हुआ? पीड़ित रहा एवं अत्याचार को सहता रहा। राजा या तो निरंकुश हो गए। राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं, फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा या तो निरंकुश हो गए या उन्होंने अपने आप को विदेशी आक्रमकों के समक्ष समर्पित कर दिया। भारतीय समाज, संस्कृति एवं सभ्यता के प्राचीन उज्जवल पृष्ठ को इस युग ने क्या कर दिया? कलंकित कर दिया, खराब कर दिया। जो सब कुछ हमारे समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी, इसको इसने पूरी तरह से समाज को पतन की ओर ले गया। भारतीय समाज धर्म भीरू बनकर रह गया। भारतीय समाज का प्राचीन आदर्श विलुप्त हो गया। पुरोहितवाद के विस्तार ने भारतीय समाज को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से जकड़ लिया। समाज में व्याप्त स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो गई। पारस्परिक एकता विलुप्त हो गई तथा समाज कई खंडों एवं उपखंडों में विभाजित हो गया। राष्ट्रीयता को नकार दिया गया। क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया गया। फलस्वरूप आपसी मनमुटावों ने यहाँ के शासकों को आपस में ही लड़वा दिया। लाभ लिया विदेशी आक्रमकों ने। अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। अब हम मध्यकाल का पूरी तरह से अगर अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब विदेशी आक्रमण हुआ तो क्या हुआ होगा? आक्रमणकारियों ने हमारे राजाओं के साथ संधि किया होगा। लोभ में लोग आए होंगे, उन्होंने लोगों को आपस में लड़वा दिया। फिर जब हम देखते हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, ये सब समाज में कुरीतियाँ जब आई, तो सती प्रथा और बाल विवाह की कुरीतियाँ क्यों आई? पर्दा प्रथा की कुरीतियाँ क्यों आई? किसी भी समाज में जब कोई संस्कृति डेवलप होती है तो उसका रीज़न होता है। जैसे पर्दा प्रथा का रीज़न आप देखिए कि जब विदेशी आक्रमणकारी आए यहाँ पर हमारे देश में, तो उस समय लोगों को अपनी घर की महिलाओं को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना आवश्यक था। विदेशी आक्रमणकारी जो उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, इसलिए उनको सुरक्षित रखना आवश्यक था। तो उन्हें वो पर्दा पर रखने लगे ताकि उन्हें कोई देख ना ले और देखकर कोई उन पर मोहित होकर उन्हें बंदी ना बना ले, उन्हें उठाकर ना ले जाए। इस तरह के डर के कारण लोगों ने अपने बच्चों को, लड़कियों को, बेटियों को, माताओं को घूंघट में रखने लगे। अब जब वो घूंघट में रहने लगे और दूसरा इसी डर में वो घर से निकलना बंद हो गए। जब उनका घर से निकलना बंद हुआ तो शिक्षा चली गई और लोग उनको एक आधार देने के लिए बाल विवाह करने लगे कि वो किसी और
घर में सुरक्षित रहेंगे। जब विवाह हो जाने के बाद एक सुरक्षा महसूस करते हैं लोग, तो एक कोई उनका संरक्षक होगा जो उनकी रक्षा करेगा। तो इस तरह बाल विवाह प्रथा शुरू हुई। तो किसी समाज में जब कुप्रथा शुरू होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। ये हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल के स्वर्णिम युग का सबसे बड़ी समस्या थी, बाहरी आक्रमणकारी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ और दूसरे आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, तो उस समय समाज में बाल विवाह की प्रथा इस तरह चालू हुई और घूंघट प्रथा इस तरह से चालू हुई। सती प्रथा भी इसी तरह की कुप्रथा चालू हुई कि जब किसी क्षेत्र विशेष में युद्ध होता था और वहाँ के सारे पुरुष जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे, तो महिलाएं इस डर में कि उनका शोषण ना हो वो अपने पति के साथ सती हो जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाएं अशिक्षित हो गई, समाज का एक वर्ग जाति प्रथा के कारण अशिक्षित रह गया। तो ये वर्ग अशिक्षा के कारण अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाया और दबते चले गया और धीरे धीरे इनकी इसी तरह की स्थिति बन गई। फिर ये जो व्यवस्था चालू हुई थी ये सामाजिक कुरीति का रूप ले ली। आक्रमणकारी चले गए पर ये कुरीतियाँ समाज में रह गई। ये मध्यकाल जो है पूरी तरह से भारतीय समाज के पतन का काल रहा और इस समय भारतीय प्राचीन काल का जो स्वर्णिम युग जो भारत कहलाता था वो पूरी तरह बदल गया और इसकी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई, आक्रमणकारियों के हाथों में चली गई। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं धीरे धीरे, आखिरी में क्या हुआ, अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल, अंग्रेजों के आगमन के साथ भारतीय समाज ने पुनः करवट लेना शुरू किया। अंग्रेजों ने न केवल अपनी सत्ता यहाँ स्थापित की वरन अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को विस्तार के लिए प्रयत्न किए, परंतु फूट डालो और शासन करो की उनकी जो रीति थी उसने राजाओं को अलग कर दिया। अपने ही देश में राजा आपस में लड़ने लगे और ये स्थिति हमको पता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपना व्यापार करते करते पूरे देश में राज कर लिया। भारतीय समाज को जितना हो सके उतना ही जड़ बनाने का प्रयास किया ताकि उनकी राजनीतिक सत्ता को कोई चुनौती न दे सके, परंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल बंद कर दिया। वैसे भी आज फिर से हम जब अपने समाज की ओर जागृत हो रहे हैं, पुनर्जागरण हमें फिर से आ रहा है। समझिए कि हम देखते हैं कि पुराने हमारा गुरुकुल परंपरा थी वो ख़त्म हो गई, हमारी शिक्षा पद्धति जो थी वो ख़त्म कर दी गई, तो धीरे धीरे आज फिर हम डेवलप हो रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को जो अच्छाइयाँ थी समाज की, अंग्रेज़ों ने क्या किया, ख़त्म कर दिया ताकि भारतीय समाज में रहने वाले लोग, यहाँ की आम जनता जो है वो डेवलप ना कर सके। और जब आप अशिक्षित और अज्ञानी होंगे तो आप दबे हुए मजदूर की तरह होंगे और लोग आपका शोषण कर सकते हैं। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो क्रांतिकारी होगा, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और इससे दूसरे लोग आपके ऊपर आपको परतंत्र नहीं कर सकते, आपके ऊपर शासन नहीं कर सकते। तो ज्ञान को खत्म कर दिया गया। तो धीरे धीरे जब लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आए, जब यहाँ से लोग बाहर पढ़ने चले गए, तब उन्होंने देखा कि यही अंग्रेज अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का कितना ज़्यादा सम्मान करते हैं और हमारे देश में हमारी संस्कृति और हमारी भाषा का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, हमसे उसका अपमान करवाते। तो लोगों में एक पुनर्जागरण की स्थिति आई, वो अपने देश वापस आए और लोगों की मानसिकता बदली, गुलाम मानसिकता वाले लोगों को उन्होंने जागरूक करने का प्रयत्न किया कि कैसे ये लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने कल्चर का सम्मान करते हैं और हमारे कल्चर का अपमान करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज के अपने व्यापारिक लाभ के लिए यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों की स्थापना उन्होंने की, प्रेस की सुविधाओं का विस्तार किया, अंग्रेजी साहित्य के संपर्क एवं प्रभाव से कुछ लोगों में नवजागरण पैदा हुई। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने गुलाम तो बनाया पर कुछ डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के कारण हमको बहुत सारी सुविधा हुई, प्रेस की सुविधा मिली, उसके माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके और उनके मन में ना केवल देश को स्वतंत्र, जो लोग पुनर्जागृत हुए उनके मन में ना केवल देश को स्वतंत्र कराने की ललक उठी वरन समाज को कुरीतियों, कर्मकांडों, पाखंडों, इन सब से मुक्त कराने की प्रेरणा भी मिली। तो आधुनिक समाज धीरे धीरे वापस भारतीय समाज को मध्यकाल के पतन से उबारने लगा।
फलस्वरूप भारत में समाज सुधार आंदोलनों की एक लहर चल पड़ी, जिसका सूत्रपात राजा राममोहन राय ने 19वीं शताब्दी में किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी कुप्रथाओं को विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया। ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, सर सैयद अहमद खां, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी आदि कितने ही समाज सुधारकों के प्रयास के द्वारा आंदोलन तीव्र हुए तथा भारतीय समाज में पुनः परिवर्तन की लहर चल उठी। पाश्चात्य सभ्यता, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं नवीन सामाजिक मूल्यों के विकास के कारण भारतीय समाज की परंपरा व्यवस्था के स्थान पर नई समाज व्यवस्था ने अपना स्थान बना लिया। धीरे धीरे लोग कुरीतियों से मुक्त होते चले गए। दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे विद्वानों ने देश को वापस से उन कुप्रथाओं से हटाकर सभ्य समाज में लोगों को लाया, लोगों में शिक्षा का विस्तार किया, स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति दिलवाया। अब हम आधुनिक समाज, अब आते आते आगे आधुनिक समाज और कैसे हो गया वो देखते हैं कि जाति प्रथा की कठोरता लुप्त होने लगी, उदारवाद पनपने लगा, संयुक्त परिवार प्रणाली विघटित होने लगी। आज कोई भी संयुक्त परिवार प्रणाली में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, अपनी स्वतंत्रता छीन रही है ऐसा समझते हैं। लेकिन फिर समाज करवट लेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को संयुक्त परिवार प्रणाली की जो अच्छाइयाँ हैं वो समझ में आएगी और हम फिर अपने कल्चर की ओर वापस लौटेंगे। आधुनिक काल में क्या हुआ? संयुक्त परिवार प्रणाली विकसित होने लगी तथा उसका स्थान एकाकी परिवार प्रणाली ले रही है। विवाह के संस्कार की प्रकृति का महत्व निरंतर घटता जा रहा है। समझौते की प्रकृति के विवाहों को मान्यता मिलने लगी है। विवाह अब जन्म जन्मांतर का साथ नहीं माना जाता। फलस्वरूप तलाकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रेम विवाह, अंतर जाति, अंतर धार्मिक प्रेम विवाहों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। उन्हें उनका वांछित सम्मान पुनः लौटाया जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के पश्चात कई सामाजिक विधान पारित हुए जिनके प्रभाव से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ खत्म हुई, अस्पृश्यता समाप्त हो रही है, बाल विवाहों की संख्या घटने लगी है, विधवा विवाहों को अब पहले के समान ही दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो इस तरह से आधुनिक भारतीय समाज में समाज पुनः करवट ले रहा है और कुरीतियों को हम दूर करते जा रहे हैं। शासन के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा ऐसे नए नए नियम बने हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। हम अब शोषित नहीं हो सकते, ऐसे बहुत सारे कानून हमारे लिए बने हुए हैं। हमारे कहने के मतलब ना केवल स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग विशेष के लिए, सभी जाति विशेष के लिए ऐसे कानून हैं कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता और समाज, आधुनिक समाज जो है फिर से जागरूक हुआ है। लेकिन भारतीय आधुनिक समाज जागरूक होने के पश्चात हम जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, तो वापस हम स्वतंत्र होते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आके उस संस्कृति को अडॉप्ट करके हम वापस एक गुलाम मानसिकता का भारत नहीं बनाना चाहते। तो आप जो बच्चे हैं, आप नई संस्कृति के बच्चे हैं, आप जो है भारतीय समाज को पुनः जागृत कर सकते हैं अपने सनातन संस्कृति की ओर, अपने प्राचीन संस्कृति की ओर। हमारा समाज जो स्वर्णिम युग था, तो हम सब मिलकर, आप बच्चे मिलकर समाज को फिर से एक स्वर्णिम युग बना सकते हैं, एक स्वर्णिम काल बना सकते हैं कि आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण मत करिए, आप अपनी संस्कृति का अनुसरण करिए। आप संयुक्त परिवार प्रणाली, जिस तरह से विवाह एक सम्मानजनक संस्कार हुआ करता था, तो हमें अपने इन संस्कृति का पालन करना है। देखिए, जहाँ भाषा और संस्कृति, जिस देश ने अपनी भाषा और संस्कृति खो दी, वो देश अपने पुरानी व्यवस्था में कभी वापस नहीं लौट सकता। और हमने पढ़ा कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। यह संस्कृति कभी भी परिवर्तित नहीं हुई। थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ साथ हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराएं वही हैं। लोग बदले,
चीज़ें बदली, वापस से हम वैसे ही अपने आधुनिक काल में प्रवेश करते करते मध्यकाल की कुरीतियों को हम दूर करने लगे। पर हमें अपने समाज का, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का सम्मान करना है। अध्यात्म के अनुसार जीवन शैली हमें अपना दिनचर्या रखना है। हमारी सोच को हमको आध्यात्मिक होकर सोचना है। अध्यात्म नैतिकता देता है, और नैतिकता और अध्यात्म अगर हमारे अंदर है तो हम समाज को कहीं विस्तार दे सकते हैं और एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप बच्चे जो हैं समाज को एक नई दिशा, एक नया ज्ञान, एक नई रोशनी दे सकते हैं। तो ये है आपका सामाजिक गतिशीलता पाठ। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक तो हमने देखा कि किस तरह से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से रही, किस तरह से इसकी गतिशीलता हुई, गतिशील हुआ समाज, और कैसे कैसे परिवर्तन आए। तो इस तरह से इस स्थिति को हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। और किसी भी समाज के इतिहास को पढ़कर, किसी भी समाज के साहित्य को पढ़कर हम उस समाज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है सामाजिक गतिशीलता का पाठ। तो नए वीडियो में मिलते हैं एक अलग विषय के साथ। धन्यवाद।